जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's topic is about applications of coordination complexes. First of all, in 1963, Nobel Prize was awarded to Ziegler and Natta for the development of Ziegler and Natta catalyst. So Ziegler was a scientist in Max Planck Institute, Germany, whereas Natta was a professor in University of Milan, Italy. So both these scientists have developed a Ziegler-Natta catalyst system, और इस कैटलिस्ट के बाद जो है वो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस था वो बड़ा चीप हो गया बिकॉज इट वाज लो प्रेशर पॉलीमराइजेशन. सो लो प्रेशर पॉलीमराइजेशन मींस कि बहुत कम कंसनट्रेशन जो है वो हमें चाहिए रॉ मटेरियल की इन दी फॉर्म ऑफ इथाइलिन, तो पॉलीमर जो है वो बड़ी हाई क्वालिटी का बनेगा. सिमिलरली लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशंस, तो इस तरह जो है वो बहुत चीप मटेरियल जो है वो बनने शुरू हुए. एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो नेचुरल मटेरियल्स थे उनकी बड़ी डेफिशिएंसी हो गई थी. सो देयर वाज मच नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स सिंथेटिकली. सो जितने भी प्लास्टिक मटेरियल थे, फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोपाइलिन की जो प्रोडक्ट्स थी वो चीप बनना शुरू हुई आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट. एंड दैट इज़ वाई इस डिस्कवरी के बाद 1963 में ज़ीगलर नाटा को नोबेल प्राइज़ भी जो है वो मिला. लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट. So Ziegler-Natta is actually combination of two things. First is titanium tetrachloride and then second thing is triethyl aluminium. So these groups are joined together to form the Ziegler-Natta catalyst. यहाँ पर एक एक्टिव साइट जो है वो डेवलप हो जाती है लाइक दिस. तो इस पर जो है वो फर्दर फिर इथाइलिन या प्रोपाइलिन के ग्रुप्स जो है वो आकर अटैच होते हैं और यहाँ पर एक साइड पर ऐसे लंबी पॉलीमर की चेन जो है वो बनती जाती है. तो रूम टेम्परेचर रूम कंडीशंस पर ये पॉलीमराइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई. दैट इज़ वाई दिस ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी चीप और बहुत कम जो है वो रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट. इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन ने तो एक जो है वो रेवोल्यूशन लेके आई. इफ़ यू सी नेचुरली क्लोरोफिल एंड then hemoglobin both are natural coordination complexes. So क्लोरोफिल में आपको पता है कि मैग्नीशियम होता है, whereas हीमोग्लोबिन जो है इसमें सेंटर में जो है वो आयरन होता है. बोथ क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन दे आर वेरी मच सिमिलर इन स्ट्रक्चर. तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. सो हेयर इज़ द प्लांट शूट. अगर हम इसको जूम करके देखें तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं. इन क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स के अगर आप अंदर देखें, इनको हम थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं और इनकी सरफेस के ऊपर जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं. नाउ अगर आप देखें सेंटर में यहाँ पर मैग्नीशियम है और साइडों पे यहाँ पर ये पूरा जो है वो पोर फाइनल रिंग जो है वो अटैच है और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन अटैच हैं these are actually donating their coordinate covalent bond to the magnesium. तो यहाँ पर ये जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं these all are coordinate covalent bond और ये coordinate covalent bond के ज़रिए जो है वो मैग्नीशियम से अटैच हैं. So this is the structure of chlorophyll. Very similar is the structure of hemoglobin. और हीमोग्लोबिन आपको पता है कि जो ब्लड होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं they are actually made up of hemoglobin. यहाँ पर हीमो एंड ग्लोबन जो है वो दो वर्ड्स का सम है. ग्लोबन कहते हैं ये जो प्रोटीन है जिसने सराउंड किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबन प्रोटीन. और इसके अंदर ये हीम ग्रुप है और हीम ग्रुप को अगर आप जूम करके देखें, सो दिस इज़ हीम ग्रुप. और इसमें अगर आप देखें सेंटर में वही आयरन है, साइडों पर जो है वो पोर फाइनल रिंग जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो आयरन के साथ अटैच है. तो somehow this structure of porphyrin ring is very much similar to the structure of this porphyrin ring. डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर सेंटर में मैग्नीशियम है और यहाँ पर आयरन है.
बाकी जो यहाँ पर ग्रुप्स हैं ज़ाहिर है वो डिफरेंट हैं। तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। और यहाँ पर हीमो का जो वर्ड है वो हीमाटाइट से आया है कि आयरन को जो है वो हम हीम ग्रुप या हीमाटाइट, तो इसलिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। थर्ड वेरी मच सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो है विटामिन B12 का। विटामिन B12 को हम साइयानोकोबालामीन भी कहते हैं। एंड एक्चुअली दिस विटामिन B12 is also very much similar to that of your other structures like हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो इसमें देखें सेंटर में जो है वो कोबाल्ट है और साथ जो है ये पोरफायरल रिंग जो है वो अटैच है। और ये जो जितना स्ट्रक्चर है इसको हम पोरफायरल रिंग कहते हैं। और सेंटर में इसके कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट जो है वो इस पोरफायरल रिंग के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच है। सो इस तरह बोथ नेचुरली भी और सिंथेटिकली भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट इफ़ यू सी कि जो हमारी नॉर्मल केमिस्ट्री है उसमें भी हम जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा वेल नोन रिएक्शन है कि जब सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको हम ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनते हैं। लेकिन अगर आप इन वाइट प्रेसिपिटेट्स में अमोनिया का सोल्यूशन डालेंगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये डिज़ोल्व हो जाएंगे और सोल्यूशन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही हम अमोनिया डालते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सिल्वर और अमोनिया का साथ क्लोराइड है। नाउ इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होता है। तो इसीलिए जो वाइट प्रीपिटीज़ हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू दिस क्लियर सोल्यूशन। लेकिन जब आप इसमें दोबारा से कोई एसिड डालते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऐड नाइट्रिक एसिड, तो होगा क्या कि नाइट्रिक एसिड जो है वो यहाँ से अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और अमोनियम आयन जो है वो बना देता है। तो वो क्या करेगा, सोल्यूशन में से जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है उसको कम कर देगा। जब अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा बल्कि बैकवर्ड जाएगा और जब बैकवर्ड जाएगा तो AgCl दोबारा प्रोड्यूस होगा। सो इस तरह वो जो क्लियर सोल्यूशन था नाइट्रिक एसिड की एडिशन के बाद वो दोबारा जो है वो क्लाउडी हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अपना रोल प्ले करता है कि सोल्यूशन पहले क्लियर हुआ और जब वो इक्विलिब्रियम बैक गया तो वो दोबारा जो है वो क्लाउडनेस उसमें आ गई। सिमिलरली आपने देखा होगा व्हाट इज़ अबाउट इनविजिबल इंक, कि इनविजिबल इंक होती है कि आप उसे कुछ लिखते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं तो फिर ही आपको नज़र आता है, जब आप उसको कूल डाउन करते हैं अगेन तो वो कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो होता क्या है कि वो भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है लाइक दिस, इसका वो स्ट्रक्चर है। तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये वाटर के साथ। तो जब आप इसका कलर होता है पिंक, लेकिन जब आप इसका डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं और इसे राइट अप करेंगे तो वो बिल्कुल इनविजिबल होगा, हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस सोल्यूशन को हीट करते हैं तो होगा क्या कि ये सारा वाटर जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 टेट्राक्लोराइड हैं। तो बाहर भी कोबाल्ट है और अंदर भी कोबाल्ट है। नाउ इस केस में होगा क्या कि इसका कलर होता है ब्लू। तो जब आप हीट करते हैं तो वो कलर जो है वो ब्लू हो जाता है और हम उसको विजिबल हो जाता है और हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जब ये कलर जो है ब्लू है, जब ये एयर से मॉइस्चर लेगा तो दोबारा जो है वो वाटर एंटर होगा और ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स दोबारा बन जाएगा। तो इससे वो ब्लू कलर जो है वो दोबारा पिंक या कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि बड़ी एप्लीकेशंस हैं जिनका हमें पता नहीं था, लेकिन इनमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो थी इन्वॉल्व थी। तो दीज वर वेरी मिस्टीरियस एग्जाम्पल्स। शुरू में हमें इनका पता नहीं था, दैट इज़ वाई हम इनको कहते थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें नेचर का नहीं पता, जिनकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आजकल आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहे हैं, ये बड़े इजी कॉम्प्लेक्सेस, हम अब इनको कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं ड्यू टू देयर प्रीवियस नेम। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं रहे, अब हम इनकी केमिस्ट्री को बहुत अच्छा जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।